जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मुझे काफ़ी अर्जेंट वर्क होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स नवंबर मंथ का। तो उसका जो सेकेंड लेक्चर है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन को हम कवर करेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसको पहले देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके बारे में, जो लास्ट ईयर G20 समिट हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे अनाउंस किया गया था। दूसरा हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या है कि G20 समिट हुआ है, उसको हम देखेंगे जो कि ब्राजील में हुआ था। हमारा थर्ड टॉपिक होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। देन हमारा फोर्थ टॉपिक होगा इंडिया और जर्मनी का रिलेशनशिप का करेंटली क्या स्टेटस है और दोनों के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट एंड ट्रेड्स का क्या स्टेटस है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंडिया इटली का रिलेशनशिप। देन हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा इंडिया स्पेन रिलेशनशिप। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या न्यूज़ जो हाईलाइटेड इश्यूज थे, जैसे फर्स्ट ट्राईलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, तो इसको देखेंगे कि ट्राईलेटरल पावर ट्रांजैक्शन क्या है। फिर जो ये हमारा अगला टॉपिक होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये क्या होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि यूएस जापान और साउथ कोरिया ने डीजी फ्रेमवर्क साइन किया है जिसमें इंडिया के पार्टनरशिप के साथ किया गया है। तो ये क्या है। और इसके अलावा जो हमारा टॉपिक होगा हम जिसको कवर करेंगे, ये कैरिकॉम समिट के बारे में। तो इसको हम डीप में देखेंगे कि कैरिकॉम समिट क्या होता है। और ट्राइटन जो आइसलैंड है, ये रिसेंटली काफ़ी हाईलाइटेड था। तो कभी कभी यूपीएससी क्या करता है कि पूछ लेता है इसमें जियोग्राफिकल जो लोकेशंस होते हैं, लाइक कि रिसेंटली ट्राइटन आइसलैंड वाज इन न्यूज़, वेयर इज लोकेटेड ट्राइटन आइसलैंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस, या फिर इन विच ओशन, या फिर सी। तो आइए हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि हमने बताया था इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या था कि जब इंडिया में G20 समिट हुआ था, तो वहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था जिसको नियरली 1 ईयर हो चुके हैं। तो इसका करंटली क्या स्टेटस है, कितना इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको देखेंगे। तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो आईमेक है, शॉर्ट में जिसको आईमेक बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। आईमेक स्टैंड फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ईस्ट यूरोप बोला जाता है, तो इसका रीजन क्या है। तो अभी देखेंगे कि जो यहाँ पे इंडिया से स्टार्ट होगा और यहाँ पे यूरोप तक आएगा। तो ये जो यूरोप होता है, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट को कवर करेगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको ईस्ट यूरोप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखिए इंडिया के मुंबई से यहाँ पे जो अपना गल्फ है, इसको कनेक्ट करेगा। और ये जो कनेक्शन होगा ये सी रूट के थ्रू होगा। और इसके बाद यहाँ पे जाएगा सऊदी में, सऊदी के बाद इजराइल, इजराइल के बाद यहाँ पे ग्रीस, जो कि यहाँ पे एक रेल रूट होगा। तो इसको हम देखेंगे, ये दो पार्ट में बन रहा है। तो इसमें देख लेते हैं मेंबर्स कंट्री कौन कौन से है, या फिर इस कॉरिडोर के होने से कौन कौन से कंट्री से पासिस होगा। तो पहला ये इंडिया से शुरुआत होगा, जैसा कि हमने अपने लोकेशन मैप में बताया है। फिर जो यूरोपियन यूनियन है, यहाँ तक इसका लोकेशन जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएसके को इससे बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो एम है, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल मीन्स इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, इसमें पोर्ट्स को कवर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जब भी इंडिया से जाएगा तो इंडिया की पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये जो अपना जबल अली यूएई का जो पोर्ट्स है, इसको कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद जानते होंगे कि ये लैंड रूट से जाएगा वया रेल नेटवर्क। तो इसके बाद सऊदी अरेबिया में हाराद जो लोकेशन है, यहाँ से जाएगा, फिर रियाद से जाएगा। और इसराइल में हाइफा जो पोर्ट है, जिसको रिसेंटली अडानी ने इसको टेक ओवर किया था, इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया था। और ऐसे करते करते ये ईस्ट जो अपना यूरोप में एंट्री मारेगा। तो इसमें क्या क्या कवर होगा, पोर्ट्स होगा, रेलवे होगा, कुछ जगह यहाँ पे रोड से भी कनेक्टिविटी रहेगी, और इसमें सी लाइन्स का भी कनेक्टिविटी होगा। बेसिकली जो सी लाइन का कनेक्टिविटी होगा, तो ये गल्फ को कनेक्ट करने के लिए, ये जो गल्फ है, गल्फ को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे एक सी रूट रहेगा। तो इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, इसके जो आईमैक है, इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा यहाँ पे
जो ईस्टर्न जिसको कॉरिडोर बोलेंगे, तो ईस्टर्न कॉरिडोर में बेसिकली क्या रहेगा कि इंडिया का जो ये मुंबई है, मुंबई से ये गल्फ कनेक्ट करेगा वाया सी रूट। और इसके बाद देन इसका नेक्स्ट पार्ट होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर क्या होगा कि ये गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो सपोज यहाँ तक कनेक्टिविटी हो गई वाया सी रूट, तो यहाँ से अपना ये जो यूरोप है, यूरोप को कनेक्ट करने के लिए वाया रेलवे हो गया या फिर रोड्स हो गया, इसको हम नॉर्दर्न कॉरिडोर बोलेंगे, जो यूरोप को गल्फ से कनेक्ट करेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको ये टैकल करने के लिए है, जिससे कि उसको यहाँ पे उसका जो प्रभाव, चाइना का बढ़ता प्रभाव है, उसको यहाँ से कम किया जा सके। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी करेंटली क्या स्टेटस है। सपोज 1 ईयर हुए हैं इसके अनाउंसमेंट को, तो इसका क्या करेंटली क्या स्टेटस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वे टू इजराइल रेड नेटवर्क पे काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ये इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जब भी जो कॉरिडोर बन के रेडी हो जाएगा, तो जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग ट्रेड हमारा इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा देखेंगे कि मल्टीपल जब कंट्री एक साथ आएंगी, जैसे यहाँ पे कौन कौन से कंट्री को बेनिफिट मिलेगा हमने बताया, यहाँ पे इंडिया को मिलेगा, फिर यहाँ पे यूएई हो गया, यूएई के बाद सऊदी अरेबिया हो गया, इसराइल हो गया, ग्रीस हो गया, जर्मनी, इटली, सऊदी सऊदी अरेबिया, तो इन सब कंट्री को फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, ये काफ़ी इंक्लूसिव अप्रोच हो गया। और इसमें एक्सपेंशन का एक चांस भी, ओपन नेटवर्क भी रखा गया है कि जो यहाँ पे रीजनल कंट्रीज हैं, लाइक कतर हो गया, ओमान हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की एंड इराक, इनको भी एक्सपेंशन के थ्रू इसमें जोड़ा जा सकता है। सपोज यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है, और यहाँ से कोई कंट्री है, यहाँ पे कोई कंट्री है ये, और इससे जुड़ना चाहे तो यहाँ पे आराम से यहाँ से एक अपना रेल नेटवर्क या फिर किसी रूट के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंक्लूसिव है, जिसमें अदर जो स्मॉल कंट्रीज हैं, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसका ग्लोबल अभी सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स अभी सपोज आईमैक जो बन के डेवलपमेंट हो जाता है इसका, तो ग्लोबल लेवल पे इसके बन जाने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो एक तो पहला ये होगा कि देखेंगे आईमेक जो है एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अभी जो ट्रेडिशनल रूट है, सपोज यहाँ से वो जो स्वेज कैनल है, स्वेज कैनल होते हुए हम मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ पे भूमध्य सागर में एंट्री मारते हैं। तो सपोज जो स्वेज कैनल है, अभी लास्ट ईयर आप जानते होंगे कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो गया था, कुछ शिप आके वहाँ पे ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ का ट्रेड जो है काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। तो एक अल्टरनेट रूट होने की वजह से जब भी अल्टरनेट रूट होगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक और सपोज स्वेज कैनल में ब्लॉकेज हुआ, तो हम इस अल्टरनेट रूट का यूज करके हम अपने यूरोप तक पहुँच सकते हैं और वहाँ के मार्केट का एक्सेस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ग्रीन एनर्जी का कॉपरेशन भी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखा जाए कि जो जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये आईमेक जो नेशन है, आईमेक नेशन जो भी हमने बताया, सपोज यहाँ पे यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया हो गया। तो यहाँ पे इन कंट्री को एक साथ इंक्लूड करके इनके जीडीपी को इंक्लूड कर दिया जाए, तो इसका जीडीपी है नियरली $47 ट्रिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 40% है। तो ये काफ़ी एक इंक्लूसिव हो गया। और जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, तो स्वेज कैनल में जो वहाँ पे ट्रैफिक है, इसको कम किया जा सकता है, उसके कंजेशन को कम किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रूट। इसका जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका डे बाय डे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम काउंटर कर सकते हैं वाया आईमैक कॉरिडोर के थ्रू। तो अगला क्वेश्चन आप आएगा कि यहाँ पे ये इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो गल्फ नेशंस हैं, जैसे गल्फ नेशन में हो गया यूएई हो गया, देन सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, कतर, ओमान, यहाँ पे हमारा रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा ट्रेड हुआ या फिर ऑयल का जो ऑयल का हम लोग मंगाते हैं, वहाँ से हमें ट्रेड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा।
इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होगा। जब भी कोई रोड या फिर रूट डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, कनेक्टिविटी काफ़ी फास्टर हो जाएगा। और वहाँ पे देखा जाए कि स्वेज कैनल जो है वहाँ पे जो कॉस्ट है उसके कंपेरिजन पे नियरली 30% कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगा, क्योंकि स्वेज कैनल से जब हम पास कोई सी पास होता है या फिर मर्चेंट नेवी पास होता है तो वहाँ पे उसका कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें जो प्राइस में रिडक्शन भी होगा, जिससे वहाँ पे जो ट्रैफिक कॉस्ट है ये भी कम हो जाएगा। और जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात करें तो हमारा यूरोपियन यूनियन में रीच बढ़ जाएगा। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इस हमारा रीच बढ़ जाएगा, जिससे इंडिया का जो ग्लोबल पावर में काफ़ी अच्छा खासा इमेज बनेगा। तो इससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस भी हैं क्या? सपोज ये डेवलप हो रहा है तो इससे रिलेटेड कोई चैलेंजेस भी हैं क्या? तो अभी देखते हैं कि पहला चैलेंज है कि हाई कॉस्ट, मीन्स इसको नए सिरे से डेवलप करने में काफ़ी हाई कॉस्ट लग रहे हैं। तो पहला तो इसका कॉस्ट हो गया। और इसके अलावा जो सपोज हाई कॉस्ट लगाने के बाद भी बहुत सारे कंट्री तक हमारे पास रीच अभी करंटली नहीं है। जैसे हमें इस रूट के थ्रू हमें कतर जाना हुआ या कुवैत जाना हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारा जो जो जियोग्राफिकल कवरेज है ये बहुत लिमिटेड है। जैसे टर्की तक इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया गया, इजिप्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, ईरान हुआ, कतर हुआ, इन कंट्री को इंक्लूड नहीं किया गया है। और जानते होंगे कि जो इंडिया है, इंडिया का इन कंट्रीज से जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में ट्रेड होता है। और अभी जो इसका एग्जिस्टिंग रूट है वया बाब एल मंडब, जो कि रेड सी से होते हुए जाता है और स्वेज कैनल होते हुए जो मेडिटेरेनियन सी में हम एंट्री मारते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अभी सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसके थ्रू हमें थोड़ा इजी पड़ता है, मीन्स ये हमारा ट्रेडिशनल रूट है तो ये हम काफ़ी यूज टू हैं इसके बारे में। बट वो अभी नया नया रहेगा तो उस ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसके अलावा देखेंगे सपोज इसके थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे जो एमएन का हाउदी हाउदी रेबिलियंस हैं जो जनरली मर्चेंट नेवी शिप्स पे अटैक करते हैं और वहाँ पे जो लूटपाट करते हैं, तो ये सारा एक चैलेंज है जो कि इसराइल हमास वार के कारण हुआ है। और और देखा जाए तो इसके अलावा सपोज जो आईमैक है इसके अलावा कोई ऐसा रीजनल कॉरिडोर्स अभी करेंटली है क्या? तो एक तो ये है जिसको शॉर्ट में आईएनएसटीसी बोलते हैं। जो आईएनएसटीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि 7,200 किलोमीटर लंबा है। और इसमें क्या है कि ओरिजिनली 2000 में लाया गया था, जिसमें इंडिया, रसिया, ईरान इन लोगों ने मिलकर लाया था। और इसके 13 मेंबर्स कंट्री हैं, जैसे इंडिया हो गया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान एंड सीरिया। देन इसके अलावा दूसरा इसका अल्टरनेट है, मीन्स इस टाइप का कॉरिडोर की बात करें तो जो चाइना का बीआरआई है ये है, जो कि 2013 में अनाउंस किया गया था। और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करने की इसका मेन एम है। जो है बीआरआई जो प्रोजेक्ट है चाइना का, इसका मेन एम है एशिया को अफ्रीका और यूरोप से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये इसके अभी करंट में इम्पॉर्टेंट रीजनल कॉरिडोर्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम पे आइए। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ को लाने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है G20। G20 स्टेट, जी स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। G20 का फुल फॉर्म ये हो गया। तो अभी रिसेंटली 18th G20 समिट हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो सिटी में। तो इसका जो 17th वर्जन हुआ था, 17th वाला, ये जानते होंगे इंडिया में हुआ था, जिसमें आईमेक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। तो अभी इसका थीम रखा गया था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ये इसका थीम है। ये जो ऐसे वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर ऐसे जो पीसीएस एग्जामिनेशन, वहाँ पे इस टाइप का पूछ लेता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 हेल्ड इन ब्राज़ील। तो G20 के बारे में देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे
ब्राज़ील में हुआ है। तो फर्स्ट टाइम आप जानते होंगे कि जब इंडिया में 2023 में जब इंडिया ने होस्ट किया था G20 को, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो सॉरी अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन, इसको यहाँ पे इंडिया ने एज अ न्यू मेंबर इसको ऐड किया था फुल टाइम मेंबर के तौर पे। तो यहाँ ये फर्स्ट ऐसा मीटिंग था जिसमें अफ्रीकन यूनियन ने एज अ फुल टाइम मेंबर पार्टिसिपेट किया था। और अभी क्या था कि यहाँ पे ब्राज़ील में हुआ था, तो अभी जानते होंगे एक ट्रॉइका बनता है। ट्रॉइका क्या होता है कि ये एक प्रीवियस हो गया, करंट हो गया और नेक्स्ट हो गया। तो करंट में देखा जाए तो अभी करंट में ब्राज़ील था, प्रीवियस में इंडिया था, और नेक्स्ट नेक्स्ट में देखा जाए तो नेक्स्ट ये साउथ अफ्रीका में होगा। साउथ अफ्रीका में होगा ये। तो इसी ग्रुप को हम ट्रॉइका बोलते हैं, जिसमें पास्ट में कौन कंट्री होस्ट किया था, करंट कंट्री कौन होस्ट कर रहा है और नेक्स्ट कंट्री कौन होस्ट करने वाला है, इसी ग्रुप को हम ट्रॉइका बोलते हैं। तो आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका इसको नेक्स्ट ईयर इसको होस्ट करेगा। तो अभी कौन-कौन से वहाँ पे डिक्लेरेशन आए, जानते होंगे कि कोई भी समिट होता है तो जितने मेंबर्स कंट्री होते हैं उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट से एक डिक्लेरेशन होता है, जिस जिस डिक्लेरेशन पे सारे जो कंट्रीज़ होते हैं उन पे सहमति बनती है, और उस चीज़ के लिए वो अपने कंट्रीज़ में जाके अपने सांसद से या पार्लियामेंट से वहाँ पे बिल बना के पास करवाते हैं और उस पे वो वर्क करते हैं। तो अभी क्या-क्या पास हुआ था, पहला वहाँ पे पास हुआ था जो ब्राज़ील में, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। मीन्स ब्राज़ील ने क्या किया है कि वहाँ पे जो डिक्लेरेशन लाया वहाँ पे हंगर और पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक इसमें डिक्लेरेशन लेकर आया, जिससे कि हम पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट कर सकते हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी क्या है। तो 2030 के पहले अभी ऐसा एक एस्टिमेट है कि 622 मिलियन पीपल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी के में चले जाएंगे। और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, एज जब भी कोई पर्सन जो है $2.15 पर डे से भी कम कमाता है, अर्निंग करता है, तो वो अपने फैमिली का वो मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन या डाइट नहीं दे पाते हैं, जिससे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं। और इसकी वजह से उनको हंगर का फेस करना पड़ता है, एक्सट्रीम हंगर का फेस करना पड़ता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लोग को लेकर आया गया था। हमने बताया इसका जो मेन एम है, इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी, मीन्स जो हंगर भूख है और गरीबी है इसको हटाना इसका मेन एम है। इसको इसका गोल क्या रखा गया है, मीन्स इसका टारगेट क्या रखा है कि 500 मिलियन पीपल को हम कैसे कैश ट्रांसफर के थ्रू, जैसे आप जानते होंगे कि जो किसान सम्मान निधि है, ये एक कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है जिसमें जो भी किसान है उनको 2000 एक जो फसल का सीजन होता है उसमें उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वो इरिगेशन सिंचाई के लिए और वहाँ पे खाद बीज के लिए उससे उनका ख्याल रख सकें, जिससे किसानों पे बर्डन कम पड़े। तो ऐसा हम कोई कैश ट्रांसफर स्कीम लेकर आ सकते हैं कि क्या, जिससे 500 मिलियन लोगों को हम इससे जो हंगर है और पॉवर्टी से लड़ने में यहाँ पे हेल्प करें। तो इसका मेन ये गोल था। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो G20 नेशंस है इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये यूजुअली जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे पूछ लेता है कि G20 नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द G20 नेशंस। तो पहले G20 में कौन कौन कंट्रीज शामिल हैं, तो आप जानते होंगे कि पहले जो G7 कंट्रीज, अभी करंट में जो G7 कंट्रीज हैं, लाइक फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएसए एंड यूके, ये G7 कंट्रीज हो गए। और इसमें हम रसिया को ऐड कर देते हैं तो ये G8 कंट्री हो जाता है। जब भी हम रसिया को, क्योंकि इनिशियली G8 कंट्रीज थे, बट जब भी वहाँ पे वो क्रीमिया वाला इशू 2014 के आसपास जो हुआ था, तो वहाँ से G8 कंट्री से रसिया को हटा दिया गया था, तब से ये G7 हो गया। तो G8 कंट्री में G7 कंट्री प्लस रसिया हो गया तो G8 कंट्री हो गया। और इसमें हम जो है अफ्रीकन यूनियन जो कि रिसेंटली 2023 में फुल मेंबर बने G20 के, इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की है। इन सब कंट्रीज़ को मिला देते हैं
तो क्या होता है कि ये जी ग्रुप ऑफ 20 ये कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है। इसी को हम G20 बोलते हैं। तो इसका जेनेसिस देख लेते हैं कि G20 का जेनेसिस कब हुआ था। जेनेसिस मीन्स क्या होता है कि इसका आइडिया कब स्टार्ट हुआ था कि G20 कंट्री बनाया जाए, मीन्स इसका उत्पत्ति क्या हुआ था। तो इसको क्या हुआ कि इसको 99 में इसको फाउंड किया गया था, मीन्स इसको इनिशियली बनाया गया था। और ये बनाया इसलिए गया था कि जो एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कि जैसे जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर बैंक का घाटे में जा रही थी, ऐसे जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो उसी को टैकल करने के लिए 99 में बनाया गया था, स्पेशली जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। और ये ऐसा फोरम बनाया गया था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं, मीन्स सेंट्रल बैंक जो होता है कि जैसे जो भी कंट्रीज होते हैं उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, तो जो कि सारे उस कंट्री के अदर बैंक्स पे कंट्रोल स्थापित करते हैं। जैसे इंडिया के केस में बोला जाए तो जो आरबीआई है, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो ऐसे अदर कंट्री जैसे वहाँ पे यूएसए का वहाँ पे देखा जाए तो फेडरल रिजर्व बैंक है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस जो आरबीआई गवर्नर, मीन्स उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, ये लोग मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट क्या हुआ कि जब 2007 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो वहाँ पे जानते होंगे 2007 में जो मैकेंजी कंपनी है वहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी। तो इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि वो ग्लोबल एक क्राइसिस बन गया। आईटी में पढ़ने वाले लोग जानते होंगे 2007 की क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे, उनको अपग्रेड करके क्या हुआ कि जो कंट्रीज के हेड होते हैं या फिर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, उनको एक साथ यहाँ पे उनका एक समिट होने लगा। जैसे आप जानते होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी के टाइम पे हम बात करें तो निर्मला जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है उनको मिला के ये पहले समिट होता था। बट इस इनको हटा के जो कंट्री के हेड हो गए, जैसे अभी के लिए मोदी जी, तो इनको ये होने लगे। तो ये इसमें 2007 के बाद इसमें ये चेंजेज आया। तो इसका पर्पस क्या रखा गया, इसका पर्पस रखा गया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू को टैकल करने के लिए इसका बनाया गया था, जिससे कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं उसको टैकल किया जा सके विद म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये कितनी बार होता है या फिर कब कब इसका मीटिंग होता है, तो ये एक एनुअल मीटिंग होता है कि हर साल इसका मीटिंग होता है। और इसका प्रेसिडेंसी जो है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होता है, मीन्स जो 20 कंट्रीज हैं तो वो हर साल नए नए कंट्री यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। और इसका जो है ट्रॉइका के बारे में हमने बता दिया है कि ट्रॉइका ट्रॉइका में क्या होता है कि प्रीवियस मेंबर, करेंट प्रीवियस प्रेसिडेंसी, करेंट प्रेसिडेंसी एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। जैसे अभी के केस में देखा जाए तो करंट प्रेसिडेंसी जो है ब्राज़ील के पास है, और एंड प्रीवियस जो था इंडिया के पास, एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है जो है साउथ अफ्रीका के पास। तो ये मिल के ट्रॉइका बनाते हैं। और G20 जो कंट्रीज है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये नियरली जो है 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि दो जो मेजर कंट्रीज हो गए लाइक यूएसए हो गया जिसका नियरली 25 ट्रिलियन यूएसडी है, देन चाइना हो गया, चाइना का भी नियरली 19 ट्रिलियन यूएसडी इसका जीडीपी है। तो जो मेन मेन यहाँ पे कंट्रीज हो गए ये इसके पार्ट है, मेंबर कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन नियरली 85% ग्लोबल जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और पूरी ग्लोबल लेवल पे जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसका 75% ट्रेड G20 कंट्रीज आपस में करते हैं। और 2/3 जो है पॉपुलेशन को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंडिया चाइना मिलके ही अराउंड हाफ ऑफ द 1/3 तो ये पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना मिलके ही बनाते हैं। तो अभी देखा जाए कि इसका क्या क्या इसके क्रॉस रूट्स हैं G20 के। तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने अपोज किया था, किस चीज़ का अपोज किया था कि जो वेल्थ टैक्स को लेकर आने की बात चल रही थी, क्योंकि जो मेजर इकोनॉमी है जैसे कि यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, अर्जेंटीना, तो यहाँ पे इन लोगों ने
कि जो वेल्थ टैक्स है मीन्स जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उस पे हम लोग टैक्स लगाएं। इस चीज़ को जो इन कंट्रीज ने अपोज किया था, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रपोजल को इन लोगों ने भी ये इस पे जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है इस पे भी अपोज किया था, तो जिसकी वजह से इस चीज़ को लाया नहीं जा सका। और दूसरा इसमें क्या क्या मुद्दा उठाया गया था कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जैसे यूएनएससी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि यूएनएससी में देखेंगे कि P5 कंट्री के पास यहाँ पे वीटो पावर है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक में आप जानते होंगे कुछ कंट्रीज का जो प्रेजेंटेशन है या वोटिंग पावर है बहुत ज़्यादा है। सेम आईएमएफ में भी कुछ कंट्री हो गए लाइक यूएसए, चाइना, इन लोगों के पास वोटिंग का जो राइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। और कैसे हम देख अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि हम G20 जो समिट है इसको और कैसे हम इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अभी के टाइम पे जानते होंगे कि जो G20 ये समिट होता है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट मीन्स इसका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। तो इसको एक हम परमानेंट ऑफिस बनाना चाहिए जिससे G20 से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो वहाँ पे जाके हम रेज कर सकें और उसमें अपने कंसर्न्स जो भी मेंबर्स कंट्री हैं वो अपने कंसर्न्स को वहाँ पे पॉइंट कर सकें। इसके अलावा कि जो हमारा मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडल इनकम जो मीन्स कंट्रीज मीन्स जिस कंट्री का इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम लेवल पे है, उसको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। फिर हम जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं लाइक WHO, यूनाइटेड नेशन और प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम कैसे जो इसका कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मीन्स वो ब्रांड लाइन के नीचे वाली जो कंट्री जो अंडर डेवलप्ड या फिर लो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको हम कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो इश्यूज है उसको ग्लोबल लेवल पे हम कैसे हाईलाइट कर सकें। तो ये इसकी कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम G20 जो G20 का समिट होता है उसको और इफेक्टिव बना सकें। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। और इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आइए हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते होंगे कि इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, साउदर्न ओशन में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली क्या था कि सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुआ था। तो अभी क्या क्या इसके हाईलाइटेड क्या थे जो इस समिट के, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एक्सचेंज जो प्रोग्राम लेकर आया गया था जिसमें जो AIBX प्रोग्राम है उसको 4 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो इसमें उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और हम ये अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को कैसे बढ़ा सकें जिससे कि चाइना को हम जो इंडियन ओशन है उसमें काउंटर कर सकें। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। और इंडिया जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एक काफ़ी अच्छा एक मार्केट है। और इन जो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जानते होंगे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे वहाँ पे लिथियम हो गया, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स का लिथियम का जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोबाल्ट के लिए देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो ब्लॉक होता है उसको रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसका जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। इसलिए मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम दोनों मीन्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रीन एनर्जी कॉपरेशन एक दूसरे में बढ़ा सकते हैं। फिर डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जानते होंगे कि ऑस्ट्रा हिंद मीन्स ऑस्ट्रेलिया एंड हिंदुस्तान, ये ऑस्ट्रा हिंद हो गया, ऑसी इंडेक्स हो गया, पीच ब्लैक, ये काफ़ी एक्सरसाइजेस एक दूसरे के साथ करते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का सपोर्ट करता है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे फुल टाइम मेंबर
के लिए जिसके पास और ऑस्ट्रेलिया का कहना ये है कि इंडिया को फुल एज ए फुल टाइम मेंबर इंक्लूड करो और उसके पास जो है वहाँ पे वीटो भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के साथ एक काफ़ी अच्छा एक पार्टनरशिप है। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में आप जानते होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पीपल टू पीपल टाइज है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया के लोग एंड इंडिया के लोग एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। तो अभी के टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या देखेंगे कि इश्यूज क्या क्या हैं, क्योंकि अभी देखेंगे रिसेंटली कुछ दिनों में इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में एनडी इंडिया एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे यहाँ पे जो खालिस्तान का इशू है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बढ़ गया था। और वहाँ पे खालिस्तान इशू बढ़ने की वजह से इंडिया जो एंटी इंडिया जो ये है एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसको हमें एक दूसरे के जो पार्टनरशिप है और अच्छा बिल्ड करने के लिए इस जो एक्टिविटीज़ है इसको कम करना रहेगा। इसके अलावा आप देखते होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन में भी ये दोनों काफ़ी मीन्स स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के पास कोई प्रॉपर क्या है कि प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है। मीन्स जो यूरेनियम है जानते होंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम है या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यूरेनियम की इंडस्ट्री यूरेनियम की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ पे कोई कॉमर्शियल सेल ना होने की वजह से हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है ये काफ़ी स्टाल हो गया। मीन्स काफ़ी मतलब धीमा धीमा चल रहा है। वीज़ा को लेकर भी इश्यूज है, क्योंकि रिसेंटली क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा के फीस को हाइक किया था नियरली 125%, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को लेकर। हमारा अगला टॉपिक है कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली क्या था कि 2024 में हमारा इंडिया और जर्मनी का यहाँ पे 25th एनिवर्सरी था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। तो अभी देख लेते हैं कि जर्मनी का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जर्मनी है जर्मनी नॉर्थ सी के पास बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे नॉर्थ सी। और इंडिया कहीं यहाँ पे जानते होंगे कि इंडियन ओशन के पास है। तो अभी इसका टाइमलाइन देखते हैं कि हम दोनों का जो जर्मनी है और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और वहाँ पे इन दोनों ने जो रिलेशनशिप बिल्ड किए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1951 में स्टार्ट किए। तो पहला कुछ बच्चों के मन में डाउट ये भी होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कि सपोज पहले 1947 में आज़ाद हो गया तो डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है कि इंडिया ने जर्मनी में जाके वहाँ पे अपने एम्बेसी ओपन कर लिए और जर्मनी ने इंडिया में आके अपने एम्बेसी ओपन कर लिए, जिससे यहाँ के लोगों को ट्रेवल इन दो कंट्री में आपस में ट्रेवल करने में कोई भी इशू है तो वहाँ पे जाके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करा सकें। तो इस चीज़ को हम डिप्लोमेटिक रिलेशन बोलते हैं। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा 2000 में देखा जाए तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया। 2005 में इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 2011 में इंटर गवर्नमेंटल जो कंसुलेशन है जिसको शॉर्ट में आईजीसी बोलते हैं, इसका एक बाइनएनियल मीन्स साल में 2 बार होने वाले ये एक्सरसाइज है। और इंडिया जर्मनी के बीच में जो डायलॉग है आईजीसी के थ्रू इसका जो है 1.5 ट्रैक हो चुका है। अभी ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जर्मनी जानते होंगे कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में। क्योंकि इंडिया जब भी कोई भी जो मर्चेंडीज हो गया या सर्विस हो गया एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो जर्मनी है। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो नियरली $33.33 बिलियन है। और जर्मनी एक एफडीआई का मेजर सोर्स है इंडिया के लिए, जो 9th लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स है। फिर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे भी ये दोनों कंट्री एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रीमेंट शेयर करते हैं। जैसे देखा जाए कि जो आईएसए इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसमें जर्मनी एक एक्टिव मेंबर है। फिर ये दो कंट्रीज जो हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे मिलन हो गया। मिलन एक्सरसाइज इंडिया और जर्मनी साथ में करते हैं। पासिक्स हो गया। फिर तरंग शक्ति 1 जो है। तो ये 3 जो एक्सरसाइजेस हैं ये इंडिया जर्मनी आपस में मिल के करते हैं।
इसके साथ साथ जो ट्रेड पार्टनर है वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी है। जैसे देखा जाए कि जब कोविड-19 आया था तो सारे कंट्री का चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी था। तो इंडिया ने क्या किया कि चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी है इसको सब लोगों ने प्रमोट किया, जिससे कि चाइना में सपोज आपके पास कोई भी प्रोडक्शन हाउस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके अलावा चाइना प्लस वन मीन्स चाइना के अलावा किसी और कंट्री में भी आपका कोई प्रोडक्शन यूनिट होने चाहिए, जिससे कि कल को चाइना में कोई इश्यूज आता है तो अदर कंट्री से आपका कोई भी जो एक्सपोर्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसी को चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो हमारा इससे क्या होगा कि जो ट्रेड पार्टनर्स होते हैं उसमें हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा, जिससे चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक अगला इसमें हमारा पॉइंट है कि हम दोनों के रिलेशन के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अभी पहला चैलेंज है कि नॉन टैरिफ बैरियर। मीन्स क्या होता है नॉन टैरिफ बैरियर, कि सपोज इंडिया से इंडिया से कोई भी इंडिया से यहाँ पे कोई भी जो मर्चेंडीज है या सामान है यहाँ पे जर्मनी में गया तो जर्मनी ने क्या किया, एक टैरिफ के अलावा कोई ऐसा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई यहाँ पे टैक्स ये कर दिया कि आप यहाँ पे बनाते हो यहाँ पे बेचते हो, तो सपोज यहाँ प्लास्टिक के बॉक्स में वो मटेरियल को बंद करके यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो वो प्लास्टिक जो है वहाँ पे जाके उस कंट्री में नुकसान करेगा। तो वहाँ पे जब नुकसान करेगा तो उन क्या होगा कि जर्मनी ने क्या किया, उससे रिलेटेड एक वहाँ पे एक टैक्स लाद दिया। तो इस चीज़ को हमने क्या बोला कि नॉन टैरिफ बैरियर। तो इससे क्या होगा कि दोनों की ट्रेड जो है वो अफेक्टेड होंगे। जैसे कि अभी के टाइम पे देखा जाए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसमें जो इंडियन गुड्स हैं इस पे इन्होंने एक टैक्स लादा था। फिर चाइना का रोल देखा जाए, चैलेंजेस चैलेंजेस देखा जाए तो चाइना का रोल, क्योंकि जर्मनी का चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से ये इंडिया का खुल के सपोर्ट या फिर ये चाइना का विरोध नहीं कर पाता है। जैसे कि यूएसए और जापान है यहाँ पे क्वाड में, तो यहाँ पे चाइना में डिपेंडेंसी बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जर्मनी है वो क्या करता है कि जो इंडिया के की इश्यूज हैं, जैसे कुछ इश्यूज हैं कश्मीर को लेकर या फिर प्रेस फ्रीडम को लेकर, ये ग्लोबल लेवल पे इसको कभी कभी हाईलाइट करता है। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर जो जो हम दोनों का इंडिया और जर्मनी का बाई लेटरल रिलेशन है ये कभी कभी इम्पैक्ट होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे कि नॉन टैरिफ बैरियर है इस ये वाला इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। और इंडो पैसिफिक जो इंगेजमेंट है मीन्स जर्मनी को जो इंडियन ओशन है इसमें इसका इंगेजमेंट हमें बढ़ाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया इटली रिलेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली क्या था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड इटली के प्राइम मिनिस्टर दो लोगों ने बायलैटरल एक टॉक किया था। कहाँ पे, ये जब इंडिया ने हाँ इंडियन पीएम जो वहाँ पे G20 समिट ब्राजील में अटेंड किए थे, तो वहाँ पे तो एक तो टाइमलाइन देख लेते हैं इंडिया और इटली के रिलेशन के बीच में। तो हम दोनों का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, इंडिया जैसे आज़ाद हुआ 1947 में तभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया था। फिर 2012 में क्या था कि वहाँ पे एनरिका लेक्सी केस हुआ था। तो बेसिकली एनरिका लेक्सी केस में क्या था कि कुछ इंडियन फिशरमैन पे इटालियन मरीन ने क्या किया था, वहाँ पे शूटिंग कर दिया था। तो इंडियन फिशरमैन पे गोली चल लगने की वजह से इन दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी टेंशन्स बढ़ गए थे। इसके अलावा देखा जाए 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हुआ था, चॉपर स्कैम हुआ था। तो ये सारे कुछ स्कैम हो जाने की वजह से और ये जो एनरिका लेक्सी केस है, इन सब चीज़ों की वजह से दोनों के जो रिलेशनशिप है में है ये इश्यूज आते रहते हैं। तो अभी देखा जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखा जाए तो जो इटली है और इंडिया के बीच में ऑटोमेटिव मीन्स ऑटो इंडस्ट्री में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पार्टनरशिप है, हम जिसमें हम बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी बढ़ाने का ट्राई करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड मटेरियल में भी हम इसमें इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है इसको बढ़ा रहे हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है इसमें भी हम इसका जो इटली का हम कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। फिर कनेक्टिविटी इशू देखा जाए तो हम सपोज कनेक्टिविटी के बारे में देखा जाए तो आईमेक जो कॉरिडोर है ये भी इटली को इंडिया से कनेक्ट करेगा।
वाया लैंड एंड सी रूट। स्पेस सेक्टर में देखा जाए तो जो इटालियन स्पेस एजेंसी है, शॉर्ट में जिसको एएसआई बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे देखा जाए जो इसरो है इसमें कोलैब किया था, जिससे कि ये दोनों एक साथ आके कोई भी ज्वाइंट मिशन कर सकें। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसमें भी ये दोनों एक्टिव मेंबर हैं, जिससे कि एनर्जी का ट्रांजिशन है जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे इस पे मूव ऑन कर सकें। तो ये सारे हमारे कुछ एक टाइज हैं। तो अभी हम शॉर्ट में और देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आईमैक हो गया, और जो इटली ने क्या किया था, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस, इंडिया का बढ़ते इन्फ्लुएंस के वो देखते हुए और यूएसए के प्रेशर की वजह से इटली ने क्या किया था, जो चाइना का बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव है इससे एग्जिट कर लिया था। तो ये एक काफ़ी इंडिया के लिए अच्छी बात थी। इसके अलावा इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो इटली जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में। और इन दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड देखा जाए 14.56 बिलियन डॉलर है, और जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है नियरली 8.76 बिलियन डॉलर है। और इंडिया जो है, सॉरी, इटली जो है 18th लार्जेस्ट एफडीआई, जो इंडिया में एफडीआई आते हैं उसमें 18th लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स है। और इसके अलावा देखा जाए कि पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, मीन्स इंडियन पीपल का इटालियन पीपल का एक दूसरे में आपस में जो कनेक्शन है वो काफ़ी डीप कनेक्शन है। और ये साके इंडिया का जो डायस्पोरा है, मीन्स बेसिकली क्या है कि डायस्पोरा उसको बोलते हैं जब इंडियन पीपल किसी दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पे रहने लगते हैं। तो वहाँ पे जो उस कंट्रीज में उन लोगों को इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो यूरोपियन है, कलेक्टिवली हम बात करें यूरोपियन यूनियन में, तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा जो है इटली में रहता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे तो यूके में है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा यूके में, सेकेंड पे आता है इटली। इटली जो है सेकेंड में आता है, जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। तो अभी ये फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हम दोनों रिलेशन को देखते हुए कि इंडियाज का सॉरी, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मीन्स इंडिया का एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें हम जो जो ईस्ट के साइड में कंट्रीज हैं उन पे फोकस करें, जिससे कि हम दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजिक और साथ में ही जो ट्रेड से रिलेटेड ये जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। और हम दोनों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जो एफटीए होता है, इसको भी बूस्ट करने चाहिए, जिससे कि जो हमारे टाइज हैं और डीप हो सकें। और पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है एंड कल्चरल जो कनेक्ट है, इसको हमें और बढ़ाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है कि रिसेंटली क्या था कि जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया पे आए थे, और इंडिया पे आने के साथ साथ इन्होंने बायलैटरल कुछ ये किए थे, एग्रीमेंट किए थे। तो उसमें क्या क्या हुआ था इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में देखा जाए तो ये जो C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये क्या है कि यहाँ पे स्पेन से आया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया ने कुछ C-295 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका ऑर्डर किया था। तो इसमें हम मेड इन इंडिया को कैसे प्रमोट कर सकें, तो इंडिया ने क्या किया था कि जो जितने भी 56 एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं इसको ऑर्डर किया, जिसमें इंडिया ने बोला कि आप सिक्स जो 16 हैं, 16 तो आप हमें वहाँ पे 2000 अगस्त 2025 तक हमें अपनी कंट्री से बना के दे दो, लेकिन रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू आप इंडिया में बनाओ। तो इसके लिए क्या किया था कि स्पेन ने यहाँ पे वडोदरा में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक यहाँ पे एक डील हुआ है, जो कि जो स्पेन की कंपनी है एयरबस स्पेन, इसके साथ जो टाटा का ये एडवांस सिस्टम है ये मिलके मैन्युफैक्चर करेगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सके, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्स ये DPIIT है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक एक मैकेनिज्म सेट करें, जिससे कि सपोज इंडिया में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना हो तो हम कितना जल्दी हम अपने ग्राउंड लेवल पे इसको ला सकें। इसके साथ साथ जो कंसुलर एक्सपेंशन,
तो बेसिकली आपके मन में डाउट आया होगा कि कंसुलर क्या होता है। तो आप जानते होंगे जब किसी कंट्री की कैपिटल में, सपोज इंडिया है, इंडिया का कैपिटल हो गया दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली में किसी अदर कंट्री का कोई ऑफिस खुलता है तो उसको हम एम्बेसी बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं। बट अदर देन दिल्ली, अदर देन कैपिटल सिटीज में कोई यहाँ पे अदर फॉरेन कंट्रीज का ऑफिस खुलता है तो उसको हम कंसुलेट बोलते हैं, कंसुलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पेनिश कंसुलेट मीन्स बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु से बहुत लोग वहाँ पे स्पेनिश में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं, क्योंकि ऑफिस पर्पस भी हो गया, और उसके अलावा घूमने के पर्पज से भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने बेंगलुरु में स्पेनिश कंसुलेट ओपन किया है। और इसके साथ साथ इंडियन कंसुलेट जो बार्सिलोना है, बार्सिलोना में इंडियन कंसुलेट ओपन हुआ है। तो इसका अनाउंसमेंट होने के साथ साथ इसमें हम टाई को भी और बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिया ने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई इसको डिक्लेयर किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी के लिए बायलेटरल हम रिलेशन देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हम दोनों का 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो स्पेन है ये यूरोपियन यूनियन का एक एक्टिव मेंबर है। और इसके साथ साथ देखेंगे स्पेन ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली जो एमटीसीआर है, एमटीसीआर स्टैंड्स फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सपोज कोई कंट्री है, कोई कंट्री किसी भी मिसाइल का एक्सपोर्ट करना चाह रही है, कोई भी मिसाइल है उसका एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो वो जब एमटीसीआर के सदस्य होंगे, मीन्स एमटीसीआर की मेंबर कंट्री ही सिर्फ 300 किलोमीटर या फिर 500 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड ले जाना है, तो उस कंट्रीज को एमटीसीआर जो ये है इसके सदस्य होना जरूरी है। मीन्स अभी देखा जाए तो जो इंडिया जो है एमटीसीआर का मेंबर तो है, बट चाइना देखा जाए, चाइना जो है एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। तो एमटीसीआर का मेंबर ना होने की वजह से आप जानते होंगे कि जो रसिया ने क्या किया था, रसिया ने जब S-400, जो S-400 है इसको देना था, तो रसिया ने S-400 देने से मना कर दिया और वहाँ पे उसको S-300 दिया। क्यों? क्योंकि चाइना जो है, चाइना एमटीसीआर जो है उसका मेंबर नहीं है, तो इसलिए उसको 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली हम मिसाइल्स नहीं दे सकते, कोई कंट्री नहीं दे सकती है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 300 S-300 दिया। बट इंडिया जो है, इंडिया एमटीसीआर जो है, एमटीसीआर का इंडिया मेंबर है, इसकी वजह से रसिया ने इंडिया को यहाँ पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। अभी इसके अलावा हम कुछ पॉइंट है जो शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शनल हुआ है। तो ये क्या है कि ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो अभी रिसेंटली क्या था कि जो नेपाल हो गया, नेपाल, फिर यहाँ पे इंडिया एंड यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो आप जानते होंगे बांग्लादेश डायरेक्टली नेपाल से कनेक्टेड नहीं है। तो नेपाल में आप जानते होंगे जो यहाँ से जो हिमालय से बहुत सारे जो रिवर फ्लो होते हैं उसके कारण वहाँ पे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे इलेक्ट्रिक का जनरेशन करता है नेपाल। तो इसको बेचने था, इसमें नेपाल को बेचना था बांग्लादेश में। तो डायरेक्ट बॉर्डर ना होने की वजह से क्या किया नेपाल ने, इंडिया को वाया इंडिया बांग्लादेश को बेचा। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया और इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश एक साथ आए जिससे कि पावर का ट्रांजेक्शन हो पाए। तो इन सब चीज, इन थ्री कंट्री को एक साथ आने को ही हम ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो देखा जाए नेपाल का कौन सा यहाँ पे प्लांट था, तो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एनईए, फिर इंडिया का देखा जाए तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, एंड बांग्लादेश का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। इन तीनों ने एक दूसरे से जो ट्रीटी साइन किया इसी को फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और इससे क्या होगा कि इन तीनों कंट्री को म्यूचुअल बेनिफिट होगा। सपोज नेपाल है, नेपाल बांग्लादेश को बेचेगा, इसको अर्निंग मिल जाएगा। सपोज इंडिया है, इंडिया को ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें से कुछ यूज करेगा
और इंडिया के पास एक्सेस होगा तो इंडिया भी नेपाल को भेज देगा, तो इसको भी फायदा होगा। बांग्लादेश को फायदा ये हो गया कि सपोज इसके पास इनफ इलेक्ट्रिक जनरेशन का सोर्सेज ना होने की वजह से इसको मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी खरीद पाएगा, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। अभी देखा जाए कि चेन्नई चेन्नई और व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक जानते होंगे कि रसिया का एक सिटी है, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का ऑपरेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम जो ईएमसी बोलते हैं, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये हमारा चेन्नई है, यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई मीन्स जो अपना ईस्ट साइड में जो पोर्ट है, चेन्नई का ईस्ट साइड में जो पोर्ट है यहाँ पे, आप जानते होंगे ये इंडिया का जो कोस्टल एरिया है। तो चेन्नई जो है यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु जो है यहाँ पे ईस्ट वाले बॉर्डर पे पड़ता है, ईस्ट वाले कोस्टल एरिया पे पड़ता है। तो जब हम चेन्नई से यहाँ पे जानते होंगे कि स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी होते हुए, फिर सी ऑफ जापान होते हुए यहाँ पे व्लादिवोस्तोक तक पहुँचते हैं। तो क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि इंडिया और चाइना के बीच, सॉरी, इंडिया एंड रसिया के बीच में जो ट्रेड रूट है, इसका डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो जब ट्रेड रूट का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सपोज कोई भी हम प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो कॉस्ट कम हो जाने की वजह से उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, और इसके साथ साथ हम अपने फ्यूल्स पे और एक्स्ट्रा जो ये है पैसे जाते हैं, खर्च होते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि देखिए एक सी रूट डेवलप होगा वाया जो अपना जो चेन्नई का पोर्ट है वहाँ से व्लादिवोस्तोक पोर्ट है वहाँ तक, इसका टोटल डिस्टेंस नियरली 10,300 किलोमीटर होगा। और ये पास कहाँ से करेगा, हमने बताया कि सी ऑफ जापान, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, जो यहाँ की साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, और स्टेट ऑफ मलक्का मीन्स मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट आप जानते होंगे ये यहाँ पे मलेशिया के पास ये स्टेट ऑफ मलक्का पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि ये इसका रूट है, इससे क्या होगा कि हमारा डिस्टेंस कम पड़ेगा और हम जल्दी कोई भी सामान जल्दी वहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। तो इससे बेनिफिट हमने बताया कि रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट, और जो हमारा स्वेज कैनल पे नियरली 40 डेज लग जाते हैं, स्वेज कैनल होते हुए हम जब रसिया हो जाते हैं तो नियरली 40 डेज लग जाते हैं, और किलोमीटर जो है 16,000 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है वो नियरली हाफ हो जाएगा। तो इससे काफ़ी ट्रेड में काफ़ी ये होगा, इम्प्रूव होगा। और इसके साथ जो चाइना का डोमिनेंस है इसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। और जो इंडिया का एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी इसको हेल्प मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है यूएस जापान साउथ कोरिया ने रिसेंटली डीजी फ्रेमवर्क एक पे साइन किया था, और इस पे साइन किया था कि जिसमें इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। तो इससे क्या होगा, इसका मेन मोटो क्या था कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको और बढ़ा कैसे सकते हैं, इसका मेन मोटो इस यही था। जैसा कि आप नाम से जानते होंगे डीजी फॉर डिजिटल। तो अभी इंडिया में देखा जाए डीजी फ्रेमवर्क के बारे में देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया था, आधार आधार एंड यूपीआई को लिंक करके ऐसा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है जो कि पूरे वर्ल्ड क्लास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी हम ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। मीन्स आप देखेंगे कि इंडिया में अभी रोड साइड पे भी कोई भी क्यूआर लगा के उस पर पेमेंट ले लेता है, पेमेंट कर देता है, तो इसका इंक्लूसिव हो गया और इन इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा इससे। और जो हमारा कार्बन का एमिशन है इसमें भी हमारा रिडक्शन होगा। अगला हमारा टॉपिक है कि अभी कैरिकॉम समिट हुआ था, क्या था कि सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट कंक्लूडेड इन गुयाना। गुयाना एक कैरिबियन कंट्री है, तो देख लेते हैं शॉर्ट में, बस देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो कैरिकॉम स्टैंड्स फॉर, ये कैरी फॉर कैरिबियन एंड कॉम मीन्स कम्युनिटी, तो कैरिकॉम स्टैंड्स फॉर कैरिबियन कम्युनिटी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया कैरिकॉम में, कैरिकॉम में 7 पिलर्स को इंक्लूड किया है। मीन्स मल्टीपल पिलर्स हैं, लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में मीन्स वहाँ के लोगों को एजुकेशन बढ़ाना, वहाँ के लोगों का स्किल्स इंप्रूव करना, तो ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। एग्रीकल्चर पे कैसे फोकस कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी पे कैसे फोकस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं,
रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे फोकस कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पे कैसे फोकस करते हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, यहाँ पे हम इन सारे एरिया में कैसे हम जो कैरेबियन कंट्री है इस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे इसका एक समिट हुआ रखा गया था। तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं, अभी करेंटली यहाँ पे 21 कंट्रीज हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मैप है, मैप में यहाँ पे ये गुयाना, सूरीनेम और इसी एरिया को हम कैरेबियन सी बोलते हैं, और वहाँ के आसपास रहने वाली कंट्रीज को कैरेबियन सी कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं। इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में ट्राइटन आइसलैंड, क्योंकि ये जो है ये ज्योग्राफी के लिए और जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने ट्राइटन आइसलैंड पे एक मिलिट्री बिल्डअप बनाया था। तो एक तो पहला इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन ये देखेंगे कि ये चाइना है और ये साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी में देखेंगे कि ये फिलीपींस हो गया। तो फिलीपींस के पास एक पैरासेल आइसलैंड है, पैरासेल आइसलैंड में ही एक यहाँ पे देखेंगे ये ट्राइटन आइसलैंड है। तो इसका लोकेशन पता चल गया। इसको हम शीशा आइसलैंड भी बोलते हैं चाइना के टर्म में। तो ये करंटली इसको कंट्रोल करता है चाइना। और वियतनाम और जो ताइवान है, यहाँ पे देखेंगे कि ताइवान है और यहाँ पे देखेंगे वियतनाम है। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे इसको जो क्लेम करते हैं कि ये एरिया हमारा है। तो आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये जो नवंबर मंथ का करंटली अफेयर है इसमें हम जो इकोनॉमी और सोशल इश्यूज है इसको कवर करेंगे। तो इन केस आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको हमारा ये करंट लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।